Hello everyone. In today's lecture, we are going to continue with chapter number 10 of our history book, part 3, Colonialism and the Countryside. In the previous lecture, we have studied that the officers of the East India Company, they were insisting the Pahadiyas to adopt settled agriculture instead of shifting cultivation. They want these Pahadiyas to be more civilized and persuaded them to give up hunting and take up plough agriculture instead of hoe. So students, as settled agriculture expanded, the area under the forest and the pastures decreased. And with this decrease in the area, the relationship between the hill folk means the Pahadiyas, and the settled cultivators, those who were living in the plain areas, उनके बीच के जो relations थे वो बहुत ज़्यादा strained हो गए, stressful हो गए. अब क्या था कि the land under the forest cover was reducing. So these Pahadiyas, they were left with no other option. Former here means the Pahadiyas. So continuously they began to raid, हमला करने लग गए in the settled villages, that is in the plain areas, carrying away their food, grains and cattle. So to deal with this situation, the colonial officials, they tried to control the Pahadiyas, but it was not such an easy task. उनके लिए आसान नहीं था. So in the 1970s, Britishers ने adopt करी the brutal policy of extermination कि Pahadiyas जो हैं बिल्कुल unproductive हैं, they are very very violent, तो इनका खात्मा कर देना चाहिए, इनको ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है. और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने एक क्रूर नीति को अपनाया एंड स्टार्टेड किलिंग देम. 1780s तक आते आते भागलपुर, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, यहाँ के कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड. उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग दिस ब्रूटल पॉलिसी, ये क्रूर नीति को अपनाने की बजाय हमें इन पहाड़ियाज़ के साथ पैसिफिकेशन यानी कि शांति स्थापित करनी चाहिए. सो पहाड़िया चीफ्स को उन्होंने ऑफ़र किया कि आपको हम सालाना अलाउंस दिया करेंगे, लेकिन इस अलाउंस के बदले में आपको ये पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी कि आपके जितना भी पहाड़िया लोग हैं वो अपना जो कंडक्ट है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन दिखाएंगे, और रेगुलरली या किसी भी तरीके से वो सेटल्ड पॉपुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके सामान को लूटेंगे नहीं. अब यही है कि कोई भी अगर ऑफ़र आती है तो उसमें वो ऑफ़र किसी को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और दूसरे उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देते हैं. तो ये ऑफ़र जब पहाड़िया चीफ्स के सामने रखी गई तो मैनी ऑफ द पहाड़िया चीफ्स दे रिफ्यूज़ टू टेक अप दीज अलाउंसेस, और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया उन्होंने अपनी कम्युनिटी के बीच में अपनी जो प्रेस्टीज थी उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको ये लगने लग गया कि ये थोड़ा सा अमाउंट देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी जो आज़ादी है उसको छीन लिया है. हमारा जो लाइवलीहुड था, हमारा जो सबसिस्टेंस था, इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी फॉरेस्ट, दैट हैज़ ऑल कम टू एन एंड. सो उनको लगा कि हमारी आइडेंटिटी एक सबॉर्डिनेट बन के रह गई है, कि हम इन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं इनके अधीन बन के रह गए हैं, और हमारे जो चीफ्स हैं इनको कुछ सैलरी सी मिल रही है, इनको कुछ अमाउंट मिल रही है ताकि ये अपनी इंडिपेंडेंसी वाला जीवन छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स की थिंकिंग के अकॉर्डिंग वर्कआउट करें. जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, पैसिफिकेशन कैंपेन्स, पैसिफिकेशन मीन्स पीस ट्रीटी जो थी वो कंटिन्यू होती चली गई और तरीके अपनाए जाने लग गए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के थ्रू दैट हाउ टू मेंटेन पीस विद दिस पहाड़ियाज. और द लैंड अंडर द फॉरेस्ट कवर वॉज डिक्रीजिंग डे बाय डे. तो पहाड़ियाज़ के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं बची थी, वो भी धीरे धीरे करके और ज़्यादा जंगलों के बीच गहरा चले जा रहे थे. उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था एंड दे वर बिकमिंग मोर हॉस्टाइल. वायलेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई थी.
They were carrying on war with outsiders. Outsiders means those who were living in the plain areas. और यही कारण था कि जब फ्रैंकस बुकानन ने उनके रीजन में 1810-11 में ट्रैवल किया तो पहाड़ियास ने उनको बहुत ही सस्पिशन, डाउटफुल वाली नज़र से देखा एंड डिस्ट्रस्ट, अविश्वास वाली नज़र से उनको देखना शुरू किया कि लगता है अब हमारे से फिर कुछ छीना जाएगा. The experience of pacification campaigns and memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जिस तरीके से अपनी एक ब्रूटल पॉलिसी अडॉप्ट करी थी 1770s में, जिनमें उनका मेन एजेंडा और पर्पस ही यही था कि इन पहाड़ियास को एक्सटर्मिनेट करना है, इनका खात्मा करना है. तो जब भी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर उन्हें दिखता, कोई भी वाइट मैन दिखता, तो उनको अपनी ये सारी जो मेमोरीज़ थी उनकी ताज़ा हो जाती और उनको यही लगता कि हमारे एरिया में अगर किसी ब्रिटिशर की एंट्री हुई है तो इट मीन्स हमारी जो लैंड है हमसे फिर छीन ली जाएगी. सो पहाड़ियास ने एक इमेज बना ली थी, एक स्टीरियोटाइप बना लिया था कि जो भी कोई वाइट मैन वहाँ पे अपीयर होता है वो अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे एरिया में आया है और उसका पर्पस यही है, मेन मोटिव यही है इस एरिया में विज़िट करने का कि वो हमारा जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और जो हमारे तरीके हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है सर्वाइवल के, वो हमसे छीन लिए जाएंगे. स्नैचिंग अवे देयर कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एंड देयर लैंड्स. तो पहाड़ियास के मन में ये रेगुलर फियर था और ये रियलिटी भी थी कि उनको लग रहा था कि हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली जाएंगी बिकॉज डे बाय डे द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर वॉज रिड्यूसिंग एज मोर एंड मोर लैंड अंडर द फॉरेस्ट कवर वॉज क्लियर्ड एंड वॉज कन्वर्टेड इनटू cultivated areas. By this time in fact there was a newer intimations of danger. और भी खतरा मंडरा रहा था पहाड़ियों की ज़िंदगी के ऊपर. उनके सिर के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो ये थी कि पहाड़ियास के एरियाज़ में अब संथाल नेम का जो एक ट्राइब था उनकी एंट्री होनी शुरू हो गई. मीन्स वो एरिया जो कभी पहाड़ियास के था वहाँ पे अब संथाल्स आने लग गए. उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया. They started cutting down the timber, wood को कट किया, plowing land and they started growing rice and cotton as it was instructed by the company to grow these particular crops as they were having a great demand in the European countries. As the lower hills, नीचे वाली जो पहाड़ियाँ थी, अब वहाँ पर आकर कौन सेटल हो गए? संथाल्स. तो पहाड़ियास के पास तो कोई ऑप्शन बची ही नहीं. पहाड़ियास राजमहल हिल्स के और अंदर डीपर एरियाज़ में चलते चले गए. तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर हम पहाड़िया की लाइफ को सिंबलाइज करते हैं हो के साथ, टॉपिक ही हमारा यही था, द हो एंड द प्लो. तो आई टोल यू, हो क्या है? एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जो कि शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स यूज़ करते हैं. इट वॉज यूज्ड बाय द पहाड़ियास. सो वो इसको यूज़ किया करते थे. अब ब्रिटिशर्स उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि इंस्टेड ऑफ हो दे मस्ट शिफ्ट टू दी प्लो, कि इस कुदाल को छोड़कर वो हल को अपना ले बिकॉज जो हल है वो ज़मीन को बहुत ज़्यादा गहरा तक खोलता है और प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी होती है. बट ये पहाड़ियाज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट थे और उन्होंने अपने इस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा. सो अब बच्चों ये लड़ाई जो थी वो किसके बीच में थी? बिटवीन द हो एंड द प्लो. And it was a longer one. Hoe, an agricultural implement which was adopted by the पहाड़ियास, and plow का इस्तेमाल किसने शुरू किया? संथाल्स ने, जब उन्होंने इन एरियाज़ में एंट्री करी और उन्होंने उन एरियाज़ को ऑक्यूपाई किया जहाँ पर कभी पहाड़ियास रहा करते थे. तो यही लास्ट सेंटेंस के ऊपर आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है. द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज अ लॉन्ग वन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हो मीन्स पहाड़ियास के बारे में बात हो रही है एंड प्लो मीन्स कि जो संथाल्स थे उन्होंने पहाड़िया के रीजन्स को ऑक्यूपाई किया, वहाँ पे सेटल करना होना शुरू कर दिया एंड ब्रिटिशर्स के कहने के ऊपर उन्होंने प्लो का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट एक आपकी फिगर आती है 10.10. इसमें राजमहल हिल्स की जो लोअर वाला सेक्शन है उसको स्केच किया गया है
एंड दिस स्केच इज़ डन बाय वॉल्टर शेरविल, जिसमें इस विलेज को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, काम और एक आइडल प्लेस दिखाया गया है, और ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ की जो लाइफ है उसके ऊपर बाहरी दुनिया का कोई असर नज़र नहीं आ रहा. So here we have ended up with the topic of Pahadiyas, and now we are going to continue with topic number 2.2, the Santhals, the pioneer settlers. At the end of 1810, फ्रांकिस बुकानन ने गंजूरिया नामक एक पहाड़ है उसको क्रॉस किया, जो कि राजमहल की ही पहाड़ियों का एक हिस्सा था, और वहाँ से पास होते हुए ही पास थ्रू द रॉकी कंट्री बियॉन्ड एंड रीच्ड अ विलेज. सो देखने को तो उसको यही लग रहा था कि एक बहुत पुराना ही विलेज है, लेकिन उसके आसपास की जो लैंड है ना उसको अभी रिसेंटली फ्रेशली क्लियर किया गया है, और क्लियर करने का बेसिक पर्पस क्या है, टू एक्सटेंड कल्टीवेशन. तो बुकानन ने जब इस लैंड को देखा, इस लैंडस्केप को विटनेस किया, तो ही फाउंड एविडेंस ऑफ द रीजन हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर, कि इस एरिया को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम जो है, हार्ड लेबर है, उसकी वजह से ही इस एरिया को क्लियर किया गया है और इस फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया गया है इनटू दी कल्टीवेटेड लैंड्स. गुंजूरिया इज़ जस्ट सफिशिएंटली कल्टीवेटेड टू शो, गुंजूरिया को जिस तरीके से कन्वर्ट किया गया फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, तो इससे ये दिखाया गया कि ये कंट्री जो है, ये कंट्री मींस ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे किसी देश की बात नहीं हो रही, ये जो पर्टिकुलर रीजन है इसको और कैसे अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है. तो फ्रांकिस बुकानन ने बोला कि ये एरिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही एनरिच्ड है, एंड ये यूनिवर्स की एक बहुत ही अच्छी प्लेस है. सॉइल के बारे में फ्रांकिस बुकानन बताता है कि हालांकि यहाँ की सॉइल रॉकी है, बट इट इज़ फाइन, एंड नो वेयर हैड बुकानन सीन फाइनर टोबैको एंड मस्टर्ड. बुकानन ने यहाँ से बढ़िया जो यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है टोबैको और मस्टर्ड, सरसों, तंबाकू और सरसों हैं जो यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है. इट मीन्स दैट द सॉयल ऑफ दिस गंजूरिया हिल्स, इट इज़ एन आइडियल सॉयल फॉर कल्टीवेटिंग टोबैको एंड मस्टर्ड. फिर उसने इंक्वायरी करनी शुरू करी और उसको पता चला कि यहाँ के जो फ्रंटियर्स हैं, जहाँ के जो एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, जहाँ पे अब कल्टीवेशन की जा रही है, दीज एरियाज़ दे आर एक्सटेंडेड बाय द संथाल्स. सो दे हैड मूव्ड इनटू दिस एरिया, दे मीन्स संथाल्स. संथाल्स ने इस एरिया में अपनी एंट्री अराउंड 1800 के आसपास की थी, और यहाँ पे जो ओरिजिनल प्लेस पे कौन रह रहे थे, इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द पहाड़ियास. तो पहाड़ियास को मजबूर होकर जंगलों के अंदर और गहरा जाना पड़ा, और लोअर स्लोप्स पर किसने अपना कंट्रोल कर लिया, संथाल्स ने. उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर किया, एंड लेटर ऑन दे हैव कन्वर्टेड द फॉरेस्ट लैंड इनटू द कल्टिवेटेड लैंड एंड स्टार्टेड लीडिंग दी सेटल्ड लाइफ. हाउ डिड द संथाल्स रीच द राजमहल हिल्स. अब हिस्टोरियंस हमारे से एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि आखिर ये जो संथाल से ये राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे. द संथाल्स हैड बिगैन टू कम. तो आंसर मिलता है कि उन्होंने बंगाल की जो एंट्री थी उनकी, वो 1780s के आसपास शुरू हो गई थी. अब ब्रिटिशर्स इंसिस्ट कर रहे थे इन पहाड़ियास को दैट दे मस्ट अडॉप्ट दिस दे मस्ट अडॉप्ट द सेटल कल्टिवेशन, बट दे वर नॉट रेडी. तो ज़मींदार्स ने जब इन संथाल्स के सामने ये प्रपोज़ल रखा तो दे एग्रीड. ज़मींदार्स ने इनको हायर किया एंड रीक्लेम converted the land, forest land, into the cultivable land, which led to the expansion of cultivation. और ब्रिटिश ऑफिशल्स ने उनको इनवाइट किया कि ये जो जंगल का महाल्स है, इट इज़ नॉट महल, ये जंगल की महाल्स है, ये कि जो जंगल के अंदर, जो फॉरेस्ट के अंदर जो लैंड है, वहाँ पर आकर ये संथाल्स जो हैं वो सेटल्ड हो जाएं. Having failed to subdue the Pahadiyas and transform them into settled agriculturalists, the British turned to the Santhals. कोशिश तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स
1770 से ही ये कर रहे थे कि कैसे इन पहाड़ियाँ लोगों के ऊपर काबू किया जाए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। 1780s में उनकी पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन भी आई कि शांति कैसे स्थापित की जाए। बट ये पहाड़ियाँ अपना ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। ना तो वो प्लो को यूज़ करने के लिए एग्री कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इन पहाड़ियों से उनको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सो दे हैव टर्न टू दी संथाल्स। द पहाड़ियास रिफ्यूज टू कट द फॉरेस्ट। पहाड़िया ने मना कर दिया कि वो जंगलों को नहीं काटेंगे। एंड रेजिस्टेड टचिंग द प्लो, और हल को नहीं छुएंगे। एंड कंटिन्यूड टू बी टर्ब्यूलेंट, और उन्होंने अपनी इस वायलेंस को बहुत ज़्यादा दिखाया। द संथाल्स इसके ऑपोजिट थे। वो सेटल्ड कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। उन्होंने फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना शुरू किया एंड प्लोइंग द लैंड विद ग्रेट विग्योर। पूरे जोश के साथ उन्होंने इस लैंड पर हल चलाना शुरू किया। अब संथाल्स को ये लैंड दे दी गई और उनको परसुएट किया गया, उनको मनाया गया कि वो राजमहल की जो लोअर हिल्स हैं, राजमहल की लोअर हिल्स हैं, वहाँ पर आकर सेटल हो जाए। एंड बाय 1832 a large area of land was demarcated as दामिन ए को। तो हिस्टोरियंस ने बताया कि 1832 तक आते आते यहाँ पर लैंड की एक जो बाउंड्री थी उसको फिक्स कर दिया गया, और उसको नाम क्या दिया, दामिन ए को, कि ये जो लैंड है ये अब संथाल्स की है। एंड इट इज़ वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ संथाल्स, एंड दे विल लिव हियर and they will practice settled cultivation by using plow. The land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो संथाल्स थे उनको बोला गया कि आप पहले 10 सालों में ये जितनी भी आपको लैंड दी गई है इसका 1/10 पार्ट जो है उसको क्लियर करोगे और यहाँ पे कल्टीवेशन करोगे। द टेरिटरी वॉज सर्वेड। इस पर्टिकुलर एरिया पर पूरा सर्वे किया गया, इसकी मैपिंग की गई। जैसे ये बुकानन ने बताया कि यहाँ की जो सॉयल है वो रॉकी है, बट स्टिल इट इज़ वेरी फाइन टू ग्रो टोबैको एंड मस्टर्ड। उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, सर्वे करके मैपिंग करी गई उसकी, ताकि पता लग सके कि कौन सी पर्टिकुलर प्लेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। Enclosed with boundary pillars, it was separated from both the world of the settled agriculturalists of the plains and the पहाड़ियास of the hills. ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स का इस दामिने कोहो को एक लिमिटेड एक एरिया में कन्वर्ट करना और उसके आसपास पिलर्स बना देना या बाउंड्री बना देने के पीछे जो मेन पर्पस था वो यही था कि सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट को शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ अलग कर देना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामिने कोहो को डिमार्केट किया तो संथाल्स की जो सेटलमेंट थी, जो यहाँ पे आके बस गए थे राजमहल के लोअर हिल्स में, तो धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन भी एक्सपैंड होने लगी। फ्रॉम 40 संथाल विलेजेस इन द एरिया इन 1838 इट हैज़ टर्न्ड टू 1473 विलेजेस बाय 1851। सो धीरे धीरे करके इनकी पॉपुलेशन भी बर्स्ट हुई फ्रॉम 3000 टू ओवर 82,000। और जैसे जैसे ये कल्टीवेशन एक्सपैंड होने लग गई, सो एन इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लोड इनटू द कंपनीज कॉफर्स। कॉफर्स मीन्स ट्रेजरी, कि कंपनी की जो ट्रेजरी थी, कंपनी का जो ख़जाना था, उसमें भी हमें एक हाइक, एक इंक्रीज़ वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेटल कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो संथाल्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे और अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टली कर रहे थे। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अगर हम संथाल्स की सॉन्ग्स को पढ़ें, उनकी स्टोरीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें 19th सेंचुरी की, तो हमें पता चलता है कि ये संथाल्स की जो लाइफ रही है, दैट दे हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, कि उनका जो यात्रा का एक लंबे इतिहास का हमें उल्लेख मिलता है। संथाल्स एक योग्य स्थान की खोज में थे। दे वॉन्ट टू फाइंड अ प्रॉपर प्लेस, और इसके लिए वो बिना थके चलते ही रहते थे।
और जब उन्हें दामिने कोहो मिला, ये लैंड मिली जिसमें उनकी जो सीमा थी वो निर्धारित कर दी गई, एंड इट वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द सांथाल्स। सो सांथाल्स को लगा कि अब हमारी जो जर्नी है, जो यात्रा है वो ख़त्म हो गई है। आवर जर्नी हैज़ कम टू एन एंड। When the Santhals settled on the peripheries of the Rajmahal Hills, the Pahadiyas resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब संथाल्स की एंट्री हुई राजमहल हिल्स के लोअर पार्ट्स में तो पहाड़ियास चुपचाप बैठे रहे और देखते चले गए। उन्होंने रेजिस्ट किया, ओके, बट इसका कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकला। द मेन कंक्लूजन वॉज कि उन्हीं को ही राजमहल हिल्स की पहाड़ियों के अंदर अंदर जाना पड़ रहा था। दे वर नॉट अलाउड टू मूव डाउन, लोअर हिल्स तक वो नहीं आ सकते थे, और उनकी जो लाइफ थी वो कन्फाइंड रह गई थी, सीमित रह गई थी टू द ड्राई इंटीरियर एंड टू द मोर बैरन एंड रॉकी अपर हिल्स। क्योंकि अंदर वाला जो रीजन था, बहुत हमने पढ़ा था कि ये जो जंगल है ये अभेद्य हैं, दे आर इम्पेनिट्रेबल। यहाँ पर अंदर जाना जो था वो पॉसिबल नहीं था, बहुत घने जंगल थे। तो जैसे जैसे राजमहल हिल्स की पहाड़ियों के अंदर जाते जाते वो एरिया उतना ही सूखा था और रॉकी भी था। इससे पहाड़ियों की जो लाइफ्स थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई, एंड दे वर इम्पावरिशिंग देम इन द लॉन्ग टर्म। Shifting cultivation depended on the ability to move to newer and the land and utilization of the natural fertility of the soil. और स्टार्टिंग से ही हमने देखा कि ये जो पहाड़ियाँ थे इनका जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर था दैट वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जहाँ जहाँ वो अंदर मूव कर रहे हैं वहाँ पर घना जंगल है, एंड द लैंड कैन नॉट बी क्लियर्ड एंड इट इज़ नॉट एज फर्टाइल एज इट इज़ देयर इन द लोअर हिल्स। तो साथ के साथ इनका टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसके चलते दे आर कल्टिवेटिंग दैट पर्टिकुलर लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years, and when it start losing its fertility they have to leave that land and move to a new place and have to repeat the same process again so that the soil can regain its fertility in the natural way. When the most fertile soils became inaccessible to them, कहते राजमहल की पहाड़ियों का वो हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, अब वहाँ पर उनका पहुँचना मुश्किल था, बिकॉज दैट वॉज नाउ द पार्ट ऑफ द दामिने कोहो, मीन्स इट वॉज अंडर दी संथाल्स। तो पहाड़ियों के लिए अपने जीवन को आगे चलाना अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और जब जंगलों को क्लियर किया गया, व्हेन द फॉरेस्ट दे वर क्लियर्ड, तो जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। अब इसके कंपैरेटिवली जो संथाल्स थे उन्होंने अपनी जो पुरानी लाइफ थी, लाइक मोबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा कि उनका जो यात्रा का इतिहास है वो बहुत लंबा है, वो कंटिन्यूसली पैदल चलते ही जा रहे थे बिना थके, एंड दे वर सर्चिंग फॉर अ वेरी वेरी फर्टाइल प्लेस। तो दामिने कोहो के माध्यम से उनको ये फर्टाइल प्लेस मिली, and they had started cultivating the commercial crops over there. These Santhals, they were dealing with the traders, they were dealing with the money lenders. So a drastic change was seen in the life of these Santhals and the Pahadiyas. Thank you.